हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर, जो लगातार पिछले 8 वर्षों से आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के फेवरेट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके फेवरेट नहीं है तो चिंता ना करें, आपकी फेवरेट बन जाएगी। आप लोगों को क्लास अच्छी तरह से करना है। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा और आपको हर एक चीज बारीकी से समझाएगा, बिल्कुल आपका फेवरेट बन जाएगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है और सारी चीज आप लोग को एकदम मजेदार तरीके से समझना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जो पॉलिटिकल साइंस है उसके दो बुक मिलेंगे आपको। पहला बुक समकालीन विश्व की राजनीति और जो दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो हम लोग बुक 1 पढ़ रहे हैं, इसके बाद बुक 1 जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग बुक 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बुक 1 में चैप्टर का जो नाम है शीत युद्ध का दौर। अगर आपके पास कोई और बुक है तो हो सकते हैं नाम वगैरह आपको चेंज देखने को मिले, बट सारे कंटेंट वगैरह आपको सेम मिलेगी, तो चिंता बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करना है। आखिर क्या रीजन है इस चैप्टर का नाम शीत युद्ध का दौर रखा गया। शीत का मतलब होता है एक तरह से ठंडा, हम कह सकते हैं उसको, और युद्ध तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और दौर का मतलब होता है काल, यानी शीत युद्ध एक यानी ठंडे युद्ध का काल, जिसको हम कह सकते हैं आमतौर पे कि एक्चुअल में वो युद्ध नहीं है, एक तरह का वो कह सकते हैं हम लोग आपसी मतभेद है, यानी विचारधाराओं का खेल है कि किसी का कहना कुछ और है, किसी का कहना कुछ और है, दोनों की आपसी सहमति नहीं हो पा रही है किसी भी टॉपिक पे, तो इसी को हम कह सकते हैं शीत युद्ध, यानी एक तरह का बहस जिसमें कुछ मेरी कोई विचारधारा है, आपकी कोई विचारधारा है, दोनों आपस में मेल नहीं खा रही है। मैं उस चीज के लिए जीत कर रहा हूं कि नहीं मेरी बात सही है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी बात सही है, और इस बीच में जो बहस होती है, जो युद्ध होती है, इसी को हम लोग कह सकते हैं शीत युद्ध। तो बेसिकली चैप्टर जो उसी पे जो है आधारित है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में कोई ऐसा युद्ध नहीं है, बस समझो कि बातों का युद्ध है, एक तरह कह सकते हैं हम लोग बहस या फिर झगड़ा, अपने लैंग्वेज में जो भी बोले। तो आपको समझ में आ गया शीत युद्ध का मतलब। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताकि आपका माइंड में बन जाए, तो आपको इजिली समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि मुझे इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक को पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। जो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। शीत युद्ध के कारण को देखेंगे, यानी शीत युद्ध के क्या कारण है उसको जानेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध ये क्या है, ये कहां से पैदा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ठीक है, उसके बाद दो ध्रुवीय विश्व का शुरुआत, यानी किस प्रकार से दो अलग अलग जो है महाशक्तियां उभर कर आती हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के परिणाम, ये होने के क्या क्या परिणाम है, क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिला शीत युद्ध के कारण। एंड जो इंपॉर्टेंट जो आपका जो है ये सारे नाटो जैसे हो गया, वर्षा संधि हो गया, सेंटो हो गया, सीटो हो गया, इन सारे को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि नाटो क्या है, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। ठीक है, फिर जो अमेरिका का ही वर्षा सॉरी ये तो सोवियत संघ का था, सीटो सेंटो जो कि अमेरिका का ही एक क्या कहते हैं गुट था, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ये चारों जो है पॉइंट, ये चारों जो है आप लोग के लिए टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है, नाटो, वर्षा संधि, सीटो, सेंटो। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय, किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, शस्त्र नियंत्रण संधियां। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डेट को देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आपको माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं शीत युद्ध से कि शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पे, ये तो एक्चुअल में युद्ध है, बट ऐसा युद्ध आप लोग नहीं समझना है शीत युद्ध है ये। कोई कोई बच्चे ये समझेंगे शीत का मतलब ठंडा होता है, यानी ठंडे के मौसम में जो युद्ध हुआ उसी को शीत युद्ध कहते हैं, तो ऐसा आप लोग को माइंड में नहीं रखना है। जैसे कि मैं आपको बताया शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में कोई बहस हो और ये युद्ध से कोई मेल ना हो, यानी जो बारूद बम से, जो हथियारों से जो युद्ध होती है ना, वैसे युद्ध से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, यानी आपसे एक बहस है, मतभेद है, विचारधाराओं का एक खेल है कि किसी का विचारधारा अलग है, किसी का विचारधारा अलग है, मेल नहीं खा रहा है, और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना, यानी मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकत है, तुम्हारे तुम कहोगे मेरे पास आपसे ज्यादा ताकत है, इस प्रकार से क्या है कि मतलब शक्तियों का दिखावा करना। ठीक है, और एक्चुअल में ऐसा कोई युद्ध ना होना, इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। तो आप लोग ये वाला ठंडा वाला युद्ध नहीं समझ जाना। ठीक है, तो चलो इसका अर्थ को हम लोग जान लेते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध दो या दो से अधिक देशों के बीच हो सकती है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जहां युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है, लगता है कि युद्ध होके रहेगा, लोग एक दूसरे को मार के ही रहेंगे,
बारूद वगैरह बम आते ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बस ये ख्वाब है, ये होके रहेगा। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, चिंता कि कब कोई हमला कर दे, ये सारे संघर्ष जारी रहता है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए आपसी जो है डराने धमकाने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सेनाओं को, अपने शक्तियों को दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी सेना है, मेरे पास इतनी शक्ति है, डरो मेरे से। ठीक है, तो एक्चुअल में ये युद्ध नहीं होता है, एक दूसरे को एक तरह कहते हैं दिखावा, वही दिखावा ही समझ लो कि अपने शक्तियों को दिखाना और अपने विचारधाराओं को मनवाना कि मेरा बात माने वो, उसका कहना कि मैं क्यों मानूं, तुम मेरा बात मानो। तो इस तरह की जो युद्ध हुई इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। आई होप कि आप लोग को शीत युद्ध समझ में आ गया होगा। बताओ कमेंट बॉक्स में समझ में आया, यस यस आप लोग लिखेंगे समझ में आया तो, क्योंकि काफी इजी है शीत युद्ध, बस सबको समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध का आप लोग का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, याद रखना है। तो इसके पहले हम लोग जो है शीत युद्ध की शुरुआत को पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध जो है समझना है, तभी आप शीत युद्ध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो शीत युद्ध की शुरुआत होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू होती है, कहा जाता है, मतलब फैक्ट है ये। तो फिर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को समझेंगे, तभी तो शीत युद्ध को समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग शीत युद्ध या द्वितीय ये सब को क्या समझते हैं, पहले आपको हम एक मैप के द्वारा ये पूरा स्टोरी समझाते हैं, एक फिल्म के तरह। जो फिल्म होता है ना, फिल्म देखते हैं तो आप लोगों को जल्दी याद होता है, तो एक फिल्म की तरह पूरे स्टोरी को समझाते हैं। उसके बाद जो हम आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें क्लियर कराएंगे। बताओ कैसा रहेगा ये जब आपको स्टोरी समझा दी, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं और बार बार बोलते हैं कि सर आप तो हिंदी के कंटेंट लेके आए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अरे आप लोग को समझना नहीं है यहाँ, सॉरी, जो हिंदी जो लिखा हुआ उसको नहीं देखना है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना है। क्योंकि आपके दिमाग में तो हिंदी में समझाऊंगा ना, अब ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाला स्टूडेंट क्या कहेगा। तो इसलिए आप लोग को समझना है हिंदी में, मैं समझा दे रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ आप लोग को इंग्लिश में मिल रही है ना ऐप में, तो आपको पीडीएफ जो सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिल रही है, वहां पे आपको याद करने के लिए, पॉइंट नोट करने के लिए इंग्लिश में स्टडी मटेरियल ले लीजिए आप, आपको इंग्लिश में सारा चीज मिल रही है। अभी जो मैं समझाऊंगा तो आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझ जाइए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। हिंदी तो समझ में आ रही होगी ना, ये लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, बस समझना आप लोग को, इसको हिंदी में समझ लेंगे। बाकी जो आपको पीडीएफ ऐप में मिल रही है वो सारे इंग्लिश में, आप लोग वहां से जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टोरी समझते हैं। पहले शीत युद्ध का दौर वगैरह को छोड़ते हैं, पहले हम लोग पूरे वर्ल्ड को देखते हैं एक झलक में। ये देख रहे हो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में, कहते हैं ना, तो ये है पूरा वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे जो है वर्ल्ड में जो पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध से पहले थोड़ा बैक में जाते हैं। तो आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है वो कब होती है, तो आपको डेट मालूम होगा, मतलब खत्म जो होती है 1918 को प्रथम विश्व युद्ध मतलब समाप्त होती है। जो पहला विश्व युद्ध होती है वो समाप्त वो कब होती है, 1918। फिर 1920 में जो है ना एक क्या कहते हैं संघ की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है राष्ट्र संघ, 1920 में। और राष्ट्र संघ की मतलब मेन जो मकसद होता है, देखो इस चैप्टर ये जो बुक रहेगा इसमें हम लोग विश्व राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आपको समझ जाना है। ये जो जितना भी हम लोग राजनीति पढ़ेंगे ये पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे, ये पहला वाला बुक में। दूसरा वाला जो बुक रहेगा उसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग पता होगा जो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे 1945 से शुरू करेंगे और अभी तक हम लोग करंट में पढ़ेंगे, ये पूरे विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बैक में लेकर चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1918 से। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई, उसके बाद जो 1920 में जो स्थापना होती है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और इसका मेन मकसद ये होता है कि फ्यूचर में कोई भी और युद्ध ना हो पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ऐसे चलता है, चलते चलते फिर होता है क्या कि 1939 को ये जो है ना राष्ट्र संघ जो बनता है, इसका जो है नियम जो है टूट जाता है, यानी दूसरा जो है युद्ध शुरू होता है जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। 1939 को स्टार्ट होती है और 1945 को ये जो है युद्ध जो है समाप्त होती है। उसके बाद एक नया बनता है जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना होती है 1945। अब ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, दूसरा युद्ध समाप्त। उसके बाद शुरू होता है हम लोग का शीत युद्ध। ठीक है, अब शीत युद्ध समझने से पहले हम लोग को पहले द्वितीय विश्व युद्ध को समझना है, तब हम लोग को शीत युद्ध अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे ये पूरा वर्ल्ड मैप है ना। अब यहाँ पे आप लोग को जो समझना है, जो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है कुछ कुछ देश जैसे मित्र राष्ट्र के रूप में दो गुट बना था, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे आपके यहाँ से यूएसए, मान लो अमेरिका, ये है पूरा, ये रसिया हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ये कुछ मतलब आपस में गुट मिलकर के एक बना था मित्र राष्ट्र। क्या बना था, ये देश मिलकर के मित्र राष्ट्र बना था। इधर ले लिया आपका जापान हो गया,
एक जर्मनी हो गया, ठीक है, और एक कौन था देश, इस तरह से ये लोग देश मिलकर के क्या बना था, धुरी राष्ट्र। क्या बना था, धुरी राष्ट्र। तो यानी दो गुट बन गए यहाँ पे, एक बना आपका मित्र और दूसरा बना आपका धुरी। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुई तो इसमें जो है ना धुरी राष्ट्र की बुरी तरह से हार हो गई। जो जापान हुआ था पहले, एक्चुअल में जो अमेरिका है ना स्टार्टिंग में युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका जो है 1941 में शामिल होता है द्वितीय विश्व युद्ध में। स्टार्ट कब हुआ था द्वितीय युद्ध, 1939 को शुरू होता है, 1939 को, लेकिन अमेरिका 2 साल बाद युद्ध में शामिल होती है। तो उस टाइम पे जो ये रसिया था ना, यूएसएसआर का जो ये इसको मतलब सारा देश मिलकर यूएसएसआर जो है कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो रसिया जो था उस टाइम पे सबसे पावरफुल था, ठीक है, ये पावरफुल था। और इंग्लैंड वगैरह ये सब मित्र राष्ट्र मिलकर के जो है ये धुरी राष्ट्र के खिलाफ जो है युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने 1941 में ये युद्ध में ज्वाइन हुआ, ये तीनों में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1945 को अमेरिका ने जापान में 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। अब जैसे ही परमाणु बम गिराया जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। अब जापान को लगा कि मेरी तो पूरी तरह से हम तो बर्बाद हो गए, अब युद्ध क्या करेगा। वो जो है अपने आप को समर्थन कर लिया, हाथ जोड़ लिया कि माफ करो, अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से बुरी तरह से हार चुके हैं। और इस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और ये जापान और जो धुरी राष्ट्र ये सब जो जर्मनी वगैरह रहता है ये सारे जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो युद्ध समाप्त हो जाती है। उसमें उसके बाद जो आप नया स्टार्ट होता है तनाव, जो कि रसिया और अमेरिका 2 महाशक्तियां आपस में उभर करके आती हैं। रसिया तो पहले से इसको सबकी महाशक्तियां मानता था, लेकिन जब अमेरिका ने जो परमाणु बम इसमें गिराया तो उसके बाद से कुछ देशों का जो कहना था कि अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, और अमेरिका अपने आप को थोड़ा पावरफुल मानने लग गया कि मैंने परमाणु बम गिराया तभी ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, नहीं तो नहीं होता। अब यहाँ पे दोनों की अलग अलग विचारधाराएं होगी। जैसे रसिया का जो है कुछ विचारधाराएं अलग थी, ये तो अपने आप में पहले से ही पावरफुल था, मानता भी था लोग। लेकिन जैसे अमेरिका ने इस पे जो बम गिराया, अब जो है अमेरिका का जो है घमंड एक तरह का समझो कि बढ़ गया, वो अपने आप को पावरफुल मानने लगा। अब अमेरिका कहना कि कुछ मेरी जो विचारधारा है उसको फॉलो किया जाए, ये कह रहा है कि हम तो पहले शक्तिशाली है, हमारी विचारधारा फॉलो किया जाए। अब इन दोनों में एक तरह का बहस हो गया, आपसी तालमेल जो बैठ ही नहीं रहा है दोनों में से। अब इसी जो आपसी तालमेल जो नहीं बैठ रहा है, एक विचारधारा की जो लड़ाई हुई, इसी को हम लोग एक तरह से शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखो इनमें से दोनों की अलग अलग विचारधाराएं क्या थी। ये जो अमेरिका है ये 2-3 विचारधारा को मानता, जैसे ये पूंजीवाद को मानता था। उसके बाद दूसरा जैसे ये लोग जो है लोकतंत्र को मानता था। लोकतंत्र कहने का मतलब जो लोगों का द्वारा जो है मतलब जनताओं के द्वारा राजा को चुनना, जिस प्रकार अभी भारत जो है लोकतंत्र है, यानी लोग चुनेगा वही शासन करेगा जिसको चुनेगा, ठीक है। पूंजीवाद यानी जो है अपने पूंजी का अपने जो है आपके पास जो भी है उसका मालिक आप खुद हो, सरकार पे उसको इंटरफेयर नहीं होना है, ठीक है। ये विचारधाराएं थी। तीसरी जो विचारधाराएं थी उदारवादी थी, ठीक है। ये कुछ विचारधाराएं थी अमेरिका का। इसका जो है उल्टा रसिया का विचारधारा था। इसका विचारधारा था समाजवादी। क्या विचारधारा थी, हमको जो है लोकतंत्र नहीं बनना है, जो राजा जो प्रथा चलते आ रहा है उसी के हिसाब से समाज को चलाना है, समाजवादी थी। दूसरा इसकी विचारधारा थी साम्यवादी, ठीक है। दूसरा विचारधारा क्या थी इसकी, साम्यवादी। तो पता क्या चल रहा है कि इसकी विचारधारा दोनों अलग है। यहाँ पे जो है लोग चुनेगा राजा, उसके बाद बनेगा। यहाँ पे जो है राजा के द्वारा राजा चुना जाएगा, वो राजा वाला प्रथा चलते रहेगा। यहाँ पे जो है पूंजीवादी थी, यहाँ पे पूंजीवादी नहीं थी। यहाँ पे जो है शासन जो है राजा का, जो भी चीज रहेगा वो राजा के हित में रहेगा, लोग अपने से कुछ भी उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है ये दोनों की आपसी जो है मेल खाई नहीं रही थी, मेल आपस में बैठ ही नहीं रही थी। तो इसमें से कुछ देश जो है कहा कि हम अमेरिका का समर्थन करेंगे, हम अमेरिका के साथ में जाएंगे। कुछ देश जो है यूएसआर यानी यूएसएसआर बोलेंगे हम इसके समर्थन में आएंगे, हम अपने आप को समाजवादी के रूप में देखेंगे, हमको लोकतांत्रिक नहीं अपनाना है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है गुट वगैरह आपस में बनते गए। अब होता है क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है उसमें आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो जाती है। तो इस बीच में जो उत्तरी अमेरिका वाले जो है, ये अमेरिका के कुछ देश जो है मिलकर के एक नया संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है नाटो। क्या नाम होता है, नाटो। इसकी स्थापना होती है
1949 को, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के 4 साल के बाद नाटो की स्थापना होती है। और नाटो में उस टाइम पे 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं टोटल होते हैं 12 सदस्य, ठीक है। अब इसमें से इन लोग का जो है कुछ एक संविधान बनता है। उसमें संविधान में एक ये बात कहा गया कि इस नाटो में जितने भी सदस्य देश होंगे, नाटो में जितने भी सदस्य देश होंगे, उस पे अगर कोई भी बाहरी देश कोई भी अगर हमला करता है किसी एक देश पे, तो 12 को मिल करके जो है उसको जो है मारना पड़ेगा, उसका समर्थन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं नाटो का सदस्य हूं, मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, तो मेरे नाटो के सदस्य होने के नाते जितने भी नाटो में सदस्य है वो 12 मिलकर के मेरा सपोर्ट करेंगे और सामने वाले को, मतलब सामने वाले के साथ युद्ध करेंगे। तो यही था नाटो का संविधान कि अगर जो भी देश नाटो में शामिल होगा, उसमें से किसी भी देश पे अगर कोई बाहरी देश हमला करेगा, तो 12 देश मिलकर के उसको जो है उस पर युद्ध करेगा। तो नाटो ने मतलब नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह 12 देश मिलकर के इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अभी करंट में इसमें 31 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 31 देश है। अब नाटो जैसे बना यहाँ पे किस लिए बना? क्योंकि धीरे धीरे सोवियत संघ जो है ना, ये यूएसएसआर, ये धीरे धीरे अपने पास वाले जितने भी जगह वगैरह सारे को कब्जा करते जा रहे थे, तो इससे जो है अमेरिका को डर लगने लगा। इससे क्या लगा? इसको डर लगने। तो इसका दूसरा मकसद ये भी था नाटो का निर्माण करना कि सब मिल करके रहेंगे, तो जो है आगे जो हम लोग को कब्जा करते जा रहा है धीरे धीरे, कहीं हम लोग को यूरोप को ना धीरे धीरे कब्जा कर ले, ठीक है। क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे अपने समाजवादी को फैलाते जा रहा था, तो ये इसको डर लगा कहीं हम लोग को कहीं कब्जा ना कर ले, इसलिए नाटो की स्थापना क्या 1949 को, ठीक है। जैसे इसकी स्थापना होती है, फिर उसके बाद जो है फिर भी ये बढ़ते जा रहा है। तो फिर क्या होता है 1954 को एक सेटो नाम से, SEATO, सेटो नाम से एक नया जो है गुट बनाता है। कौन? अमेरिका। और वो यहां से जो है कब्जा करना शुरू करता है, यहां से कुछ देश को जो अपने और आकर्षित करता है, बोलता है कि मेरा साथ आओ, पूंजीवाद के साथ आओ और लोकतंत्र के साथ आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सेटो की स्थापना होती है 1954 को। फिर एक बीच में सेंटो की स्थापना होती है 1955 को। ये सब अमेरिका के गुट थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये इधर से जो है कब्जा करके रूस के ऊपर तैनात कर दिया, इधर से यहाँ पे कुछ देशों को अपने और लेकर के इधर से फैला दिया, इधर से नाटो जो इस पे फैला दिया, यानी तीनों तरह से जो इसको घेर लिया रसिया को, और कहा कि अब ये आगे इसको बढ़ने नहीं दिएगा। यानी ये जो है नाटो जो है धीरे धीरे, यानी अमेरिका वाले 2 गुट बनाए और इसको प्रोत्साहित किया कि हमारे साथ रहो, हम आपको साथ देंगे, कुछ पैसे वगैरह भी दिया इन लोग को, ठीक है, कि हम लोग के साथ रहो। इधर सेटो में मतलब क्या कहते हैं कि ये सेंटो में शामिल हुआ, तो कुछ सेटो में शामिल हुआ था और कुछ नाटो में। इस प्रकार से जो है रसिया को जो थोड़ा जो है संभलना, मतलब आप सामने में जब देख रहा है कि सब तरह से मुझे घेर ले रहा है, तो उसको जो है संभलना दिक्कत हो गया। रसिया जो है एक अपना जो है पैक्ट बनाता है, जिसका नाम होता है वर्षा संधि। ये बनाता है 1955 को। सोच रहा है कि अरे ये तो सीटो बनाते गया, सेंटो बनाते गया, पहले से नाटो बनाते गया, ये तो धीरे धीरे हमको घेरते जा रहा है। तो ये बनाता है वर्षा पैक्ट, वर्षा संधि कब बनाता है 1955 को, ठीक है। अब इसका मकसद यही होता है कि अब ये जो है लालच दे रहा है कि नहीं हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मेरे साथ आओ, इसको ही पैसे वगैरह दे करके फिर क्या करती है अपने फौज को बढ़ाया जा रहा है वर्षा पैक्ट के अनुसार, ठीक है, वर्षा पैक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे होता है क्यूबा, और क्यूबा जो समर्थन रहता है वो रसिया का। अब यहाँ पे पूरा अमेरिका है, यहाँ पे सारे विचारधाराएं जो है पूंजीवादी है, लोकतांत्रिक है। अब इस लोकतांत्रिक पूंजीवादी में एक नया विचारधारा लिख लिया समाजवादी, और यह समाजवादी विचारधारा किससे मिलता है? रसिया से, यूएसएसआर से मिलता है। अब यहाँ पे मिल गया तो यूएसएसआर को खुशी मिला कि अरे यार हमारे विचारधारा है, तो एक बीच में वहां पे चलो इसको साथ लिया जाए, और यहाँ से हम जो अगर अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो हमको अमेरिका से लड़ना, इन सारे कंट्रियों से लड़ना जो है आसान हो जाएगा। फिर क्या होता है 1961 में जो है ये क्यूबा मिसाइल जो है, मतलब 1961 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने परमाणु वगैरह को यहाँ पे क्यूबा में भेजते हैं, जितने भी परमाणु हथियार वगैरह है वो सारे क्यूबा में भेजते हैं। लेकिन इसकी खबर अमेरिका को रहता ही नहीं है कि हमारे पीछे जो है कोई ऐसे तैनात लगा जा रहा है। और अमेरिका क्या होता है धीरे धीरे सारे जो कब्जा किया था इसमें कुछ फौज वगैरह वो अमेरिका यहाँ पे भेजते हैं। अमेरिका को लग रहा है कि हम अपना फौज वहां पे भेज दिए, कुछ भी गड़बड़ करेगा एकदम आक्रमण कर लेंगे। लेकिन अमेरिका को पता भी नहीं कि वो हमसे पहले ही जो यहाँ पे जो है मिसाइल वगैरह सारा जो है परमाणु वगैरह ला करके रखा है क्यूबा में, क्योंकि क्यूबा को उसके सपोर्ट में ले लिया, क्योंकि क्यूबा का विचारधारा इससे मिल रहा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ
अब जो है ये जो है हमला करने ही वाला था, फिर अचानक से यहाँ पे जो है मीटिंग होती है इन लोग के बीच में, और मीटिंग होने के बाद एक व्यक्ति होता है, दो प्रमुख जो नेता होते हैं उसमें से एक होता है मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इस पे ऊपर वार कर दो, हमला कर दो, और एक रहता है कि नहीं ये हमला करने से कोई नहीं, दोनों शक्तिशाली है, दोनों का नुकसान होगा, और इस तरह तृतीय विश्व युद्ध शुरुआत होगी। और फिर क्या होगा कि पूरी तरह से जो है पूरा दुनिया जो है नष्ट हो जाएगा। फिर इस सूझबूझ के कारण जो है क्या होता है, ये हमला वगैरह नहीं होता है। इसी बीच में जब ये सारे गुट आपस में लड़ रहे होते हैं, जैसे यहां से आपका नाटो था, यहां से क्या था, नाटो था, यहां से आपका सेंटो था, और यहां से आपका सीटो था, ये सब गुट लड़ रहे होते हैं। इसमें जो भारत है कंफ्यूज हो गए कि सब एक दूसरे पे गुट के लिए मर रहे हैं, कोई इस पे शामिल हो रहा है, कोई उस पे लड़ रहा है, हम लोग किस पे शामिल हो जाएं। तो फिर भारत और कुछ देश मिल करके एक नया गुट बनाया जिसका नाम रखा गुट निरपेक्षता। क्या नाम रखा, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता के मतलब में क्या होता है, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी ना ही वो नाटो में शामिल होगा, ना ही सेंटो में शामिल होगा, ना ही सीटो में। हमें किसी भी देश से युद्ध नहीं करना है, हमें शांति से रहना है, क्योंकि नाटो का रूल क्या था कि इसमें कोई भी अगर सदस्य देश होगा, कोई भी देश को मारेगा तो 12 देश को या फिर जितने भी सदस्य देश है सबको मिलकर उसको मारना पड़ेगा। भारत सोचेगा हम उसका सदस्य बन जाएंगे, कल को किसी से युद्ध करेगा फिर मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ, ये भी भारत को अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ ये लोग जो है सेंटो वगैरह बनाए, ये सब भी अच्छा लगा। भारत लगा कि हमें किसी भी गुट पे शामिल नहीं होना है, हमें लोकतंत्र अपनाना है, हमें अपने आप रहना है, ठीक है। तो भारत और कुछ देश मिलकर के बनाया गुट निरपेक्षता, जिसमें से भारत में थे जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो, उसके बाद नासिर अली, उसके बाद इस प्रकार से कुछ नेता थे, हम लोग पढ़ेंगे आगे में, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और गुट निरपेक्षता का मतलब क्या किया, गठन किया, कब किया, 1961 में। कब किया, 1961 में, ठीक है। और 1962 में यहाँ पे जो है क्यूबा मिसाइल संकट आया हुआ था, और इस प्रकार से ये सेंटो वगैरह 1977 को ये 79 को, ये 77 को, इस प्रकार से ये दोनों जो है भंग भी हो गया, खत्म भी हो गया, और बचा हम लोग का गुट निरपेक्षता और ये नाटो, ये दोनों जो परमानेंट रहा। फिर उसके बाद जो है युद्ध होती है, जो कि एक बर्लिन की दीवार होती बनाई जाती है 1961 को भी। फिर बाद में बर्लिन की दीवार भी गिर जाती है, जो जर्मनी रहता है 2 भागों में बिटा हुआ जर्मनी भी मिल जाता है, और इस प्रकार से जो है बर्लिन की दीवार गिर जाती है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और यहाँ पे इसके साथ जो रसिया के साथ जितने भी देश जो मिले रहते हैं, जिसको जिसको कब्जा करते जाते हैं रसिया, वो सारे देश भी जो है अलग हो जाते हैं रसिया से, यानी यूएसएसआर से अलग होकर के रसिया को छोड़ देते हैं, और फिर इस प्रकार से विघटन हो जाता है। और क्या होता है कि शीत युद्ध का अंत हो जाता है। इस प्रकार से पूरा स्टोरी था ये शीत युद्ध को लेकर के, ठीक है। क्योंकि शीत युद्ध में 2 विचारधाराएं थी, इसकी विचारधारा अलग थी, इसकी विचारधारा अलग थी। ये कुछ कुछ जो है देश को अपने कब्जे में लेके गया, कुछ कुछ सेंटो सीटो बना करके। ये जो क्या कहते हैं कि कौन सा पैक्ट बनाया था, वर्साई पैक्ट भी खत्म हो गया। वर्साई पैक्ट के अनुसार कुछ देश को लिया था साथ में, तो देखा कि जो देश इसके साथ में था, सोचा कि ये अपना रूस को देख रहा है, इसके साथ जो देश आए हुए हैं उन देश का भी ख्याल नहीं रख पा रहा है। हम जाएंगे अमेरिका के साथ तो हमको पूंजीवादी मिलेगा, हमको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा, रूस के साथ कुछ नहीं मिल रहा है, तो वर्साई पैक्ट भी टूट गया। फिर साथ ही उसका देश वगैरह जो मिल करके जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, यानी एसएसआर बना था, वो सारे भी टूट गया, बेचारा अकेले रूस रह गया। और 1991 को ये सारा टूट करके जो है रूस एक अलग देश बन जाता है, सब टूट जाता है, और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये रहा पूरा स्टोरी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को ये स्टोरी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझा दिया, अब इसको लाइन बाय लाइन सारे चीज आप लोग दिखाते हैं, जो इंपोर्टेंट चीज होगा आप लोग नोट कर लेंगे, या फिर वैसे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो चिंता आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है ये क्लास 2 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर एक ही क्लास में हो जाएगी, थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर 2 पार्ट में लोग डिवाइड कर देंगे। चलो, तो हम लोगों ने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये 4-5 देश जो थे कि मित्र राष्ट्र में थे, शक्तिशाली वगैरह थे लोग। और दूसरा थे धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये सारे देश धुरी राष्ट्र में थे। इन दोनों के बीच में हुई थी दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। ये युद्ध चल रहा था जिसमें से धुरी राष्ट्र की हार होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। इसमें से कुछ और देश बैकएंड में थे, जैसे चीन, पोलैंड, भारत, इन लोग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग देख लेंगे नोट्स में। अब होता है क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है
कैसे अंत हुआ बताया मैंने आप लोग को कि जो धुरी राष्ट्र होते हैं उसमें जापान रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, ये सब पोलैंड वगैरह रहते हैं। इसमें क्या होता है, जापान के हिरोशिमा में जो है अमेरिका बम गिरा देते हैं। वही चीज दिया गया है यहाँ पे। अगस्त 1945 में हुआ युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया। इन बमों के प्रभाव से जापान में आत्मसमर्पण कर दिया। लोग झुक गए कि नहीं बाबा और हमें युद्ध नहीं करना है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बर्बाद हो गए, आगे और बर्बाद हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, दूसरा युद्ध का जो है, दूसरा विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हुई। ठीक है, अब उसमें जो परमाणु बम जो हुआ था उसमें क्या क्या प्रभाव हुआ था परमाणु बम से, जो परमाणु बम छोड़ा था अमेरिका, उसके बारे में हो सकता है एग्जाम में पूछ लेता है, जान लेते हैं उसको भी। हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग जो है मारे गए थे परमाणु बम से। बमों के प्रभाव से शहर तबाह हो गया था पूरी तरह से। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और युद्ध जो है समाप्त हो गया था। ये रहा परमाणु बम का प्रभाव। परमाणु बम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन। तो फैट मैन और लिटिल बॉय ये दोनों नाम है परमाणु बम के, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, इन दोनों को आप लोग को याद रखना। पूछेगा कि परमाणु बम का नाम बताओ, बता दोगे आप लोग, तो याद रखना आप लोग को। ठीक है, इन बमों की क्षमता जो थी 15 से 21 किलो टन, 15 से 21 किलो टन के बराबर थी इस बम की क्षमता। समझ रहे आप लोग। ये बम विमान से गिराए गए थे। कैसे गिराए थे, विमान यानी ऊपर से जहाज से, प्लेन से गिराए गए थे, जो विमान होते हैं विमान से गिराए गए थे परमाणु बम जापान में अमेरिका के द्वारा। अमेरिका जब ये बम गिरा था, इसके कुछ लोग जो है आलोचना किया, इसको बुरा भला कहा कि अमेरिका जो है बहुत मतलब एक तरह का जिसको घिनौना हरकत से देखते हैं, वही आलोचना समझो। तो अमेरिका की आलोचना में लोग क्या कहने लगे, अमेरिका की जनता, अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। लोगों का कहना है कि अमेरिका जान चुका था कि अब जापान नहीं लड़ेगा, आत्मसमर्पण करने ही वाला है, तो क्यों बेचारों को बम से और मार दिए दोबारा। जब आप सामने से कोई इंसान खुद हारने को तैयार हो रहा है, तो आप बम से क्यों फिर बेचारे को और जिंदगी बर्बाद कर तबाह कर रहे हो। तो ऑलरेडी जो है लोगों का कहना है कि अमेरिका खुद आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन अमेरिका जानते हुए भी वो बम गिराया, उसकी आलोचना किया, इसलिए बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से लाखों निर्दोष नागरिक की जान चली गई, जो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। जैसे ही बम गिराया ना, वहां पे बहुत सारे निर्दोष, आप जानते होंगे कि युद्ध में जो है लोगों का जो राजनीतिक खेलता है, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति उसका क्या कसूर है। लाखों निर्दोष जो है लोग मारे गए बम गिराने से। इस वजह से भी अमेरिका की आलोचना हुई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश था। कोई देश जो है परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, अमेरिका ही एकमात्र था। क्या जरूरत था, जिससे ये क्रूर और क्या कहते हैं कि अमान्यकृत माना गया। इस हमले ने जापान में भारी तबाही मचाई, लोगों को लंबे समय तक जो है विकिरण के खतरे से जूझना पड़ा। तो ये सारी आलोचना की गई अमेरिका की। ठीक है, जब अमेरिका ने बम गिराया, कुछ लोगों ने तारीफ भी किया है, तारीफ को भी देख लेते हैं। तारीफ ये किया कि अमेरिका तर्क था कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका को साथ ही राष्ट्र को आगे की जान हानि से रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। कहना था कि अगर परमाणु बम नहीं गिरता तो शायद युद्ध जो है समाप्त नहीं होती, आगे और लोग ना मारा जाए बेकसूर, इसलिए अमेरिका को बम गिराना जरूरी था। बम गिराने पर ही वो आत्मसमर्पण किया, ऐसा मानना है जो इसके समर्थक रहे। ठीक है, कहता कि अमेरिका का अनुमान था कि जापान से आत्मसमर्पण करने के लिए जो है जमीनी आक्रमण की आवश्यकता होगी, जिससे लाखों सैनिकों की जान जा सकती थी, इसलिए जो अमेरिका बम गिराया, लोगों का समर्थन। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगला समर्थन करा कि अमेरिका ये भी तर्क देता कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से ही द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हुआ और लाखों लोगों की जान बची, नहीं तो नहीं होता। हमले के पीछे उद्देश्य क्या था कि अमेरिका सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ा ताकतवर है और उसके पास परमाणु हथियार है। यानी हमले के बीच में जैसे सोवियत संघ को सब कोई मानता था कि सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन अमेरिका को ये भी चीज दिखाना था कि हम जो है मतलब किसी से कम नहीं है, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम ही ताकतवर है व्यक्ति जो जिसको मतलब जो भी विश्व युद्ध को जो समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना था। ये भी मकसद माना जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं शीत युद्ध के कारण आखिर क्या हुआ। शीत युद्ध के कारण यहीं से होती है शीत युद्ध की शुरुआत, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, जैसे द्वितीय युद्ध समाप्त होती है तो उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध में
क्या कहते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और अमेरिका, ये और जरा क्या कहते हैं कि आपका इंग्लैंड, ये सब मिल करके युद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सब कोई मानता था सोवियत संघ को सबसे बड़ा सबसे बड़ा शक्तिशाली, लेकिन अमेरिका ने जो बम गिरा दिया, ये दावा किया कि हम हैं। अब यहाँ पे दोनों की विचारधारा सेम रहती तो शायद ये शीत युद्ध नहीं चलता, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। एक का था उदारवादी और लोकतांत्रिक, और कहते हैं कि क्या कहता है कि पूंजीवादी, लेकिन जबकि दूसरा का था समाजवादी, साम्यवादी। तो इन लोग की विचारधारा नहीं पटी आपस में, और फिर क्या हुआ, शीत युद्ध का उदय हुआ। दोनों आपस में अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं शीत युद्ध के कारण क्या था। सबसे पहले महाशक्ति बनने की होर मच गया कि आप दो महाशक्ति बन गया। पहले तो एक था तो एक ही के पास जाना था, अब दो महाशक्ति बन गया। वो कौन कौन था, एक यूएसए और यूएसएसआर, दुनिया की दो महाशक्तियां बन गई। दोनों देश दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे कि हम अपने आगे जाए, कहेंगे हम अपने आगे जाए। तो इस तरह दोनों जो है आपस में अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, इस होर ने दोनों देश के बीच में तनाव, प्रतिद्वंदिता पैदा कर दी, टेंशन, एक तरह का कंपटीटर पैदा कर दिया कि हम उससे आगे हम उससे आगे हैं। लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि एक्चुअल में शक्तिशाली है कौन। ठीक है, ये हो गया महाशक्ति बनने की होड़। दूसरा कारण हो सकता है परमाणु हथियार का खतरा। दोनों देशों में परमाणु हथियार का विकास किया था। पहले तो ऑलरेडी सब कोई जागृत थे सोवियत संघ से, लेकिन अमेरिका ने जब बम गिरा तब तक अमेरिका के पास भी है, तो परमाणु हथियार मतलब खतरा था, परमाणु हथियारों का खतरा। दोनों देश ने परमाणु हथियारों का विकास किया था। इन हथियारों से होने वाली विनाश की वजह से दोनों देशों को सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतारना चाहते थे। इन दोनों को डर था कि उसके पास भी है उसके पास भी है, अगर हम लोग डायरेक्ट युद्ध में उतर जाएंगे तो पता चला कि कोई नहीं जीत पाया, दोनों तबाह हो गए, है ना, क्योंकि बराबर ही था। कुछ थे वैचारिक मतभेद, जैसे मैं आप लोग बताया विचार को लेकर के, जैसे यूएसए पूंजीवादी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, जबकि यूएसएसआर साम्यवाद और एक पक्षीय शासन में विश्वास रखते थे, यानी राजा द्वारा जो शासन होता है। ठीक है, इन वैचारिक मतभेद के कारण भी क्या हुआ, जो शीत युद्ध का आरंभ हुआ। तो ये सारे कुछ थे शीत युद्ध के होने के कारण। ठीक है, वैसे मैं आप लोग को समझा दिया, कुछ अन्य कारण भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई। ये किस प्रकार से विचारधारा की लड़ाई थी, जैसे मैं आपको समझाया कि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। जब विचारधारा मैच नहीं रहेगी तो युद्ध होगा ना। देखते हैं जब कोई पति पत्नी में जो झगड़ा होता है कैसे होता है, दोनों की विचारधाराएं सेम नहीं होती है। पति चाहता कुछ और, पत्नी चाहती कुछ और इस तरह क्या होता है, आपस में बहस होती है, झगड़ा होती है। तो फिर वही शीत युद्ध से फिर जो है वो मतलब घर वाला जो शीत युद्ध से फिर कभी कभी जो मारपीट वाला भी शीत युद्ध शुरू हो जाता है, मारपीट वाला भी युद्ध हो जाता है। उसको तो शीत युद्ध नहीं कहेंगे ना, क्योंकि मारपीट हो गया वो। तो वही होता है जब विचारधारा सेम नहीं मिले, दोनों आपस में नहीं पटे, आपस में एक दूसरे की बात को नहीं समझे, वही होगा विचारधारा की मतभेद। तो वही कहता है शीत युद्ध की विचारधारा की एक लड़ाई थी। कैसे, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट कि पूंजीवादी या साम्यवाद मानता था कि पूंजीवादी सबसे अच्छा है यूएसए, जबकि साम्यवाद क्या कहते हैं समाजवाद मानता था इसको यूएसएसआर कि समाजवाद सबसे अच्छा है। इन दोनों की विचारधारा आपस में मिल नहीं खा रही थी, इसलिए कहा जाता है कि ये विचारधारा की भी एक लड़ाई है, जिसमें से पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। लोकतंत्र वर्सेस साम्यवाद मानता था कि जनता द्वारा चुना गया शासन सबसे अच्छा है, ये मानता था कि नहीं, जो राजा है वही सबसे अच्छा है, वही सबसे अच्छा डिसीजन कर सकता है, जनता नहीं कर सकता है। तो ये विचारधारा की युद्ध हुई थी। नोट्स में आपको चीजें जो है आपको मैं समझा दिया, नोट्स लेंगे आपको और बार आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि समझाना बेहद जरूरी है। आप लोग नोट्स देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, बाकी आप लोग को सिर्फ समझना आती। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान क्या होता है कि दोनों देश ने दुनिया भर में अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश की, लोगों को फैलाना शुरू किया। शीत युद्ध में क्या हुआ, अपने अपने जगह को कब्जा किया, अपने आसपास के, जैसे मैं आपको बताया था, जैसे यूएसए क्या नाटो की स्थापना किया और एक शक्तिशाली बनाया अपने आप को, सेंटो वगैरह इन सबको देशों को आपस में कब्जा में लिया, अपने क्या कहते हैं कि अपने और आकर्षित किया, उसको कुछ पैसे देकर के और कुछ सहायता देकर के कहा कि मेरे साथ आओ, हम तुमको ये सहायता देंगे। इस तरह सेंटो बनाया, कुछ देश उसमें शामिल हुए थे। वो उधर वर्साई पैक्ट बनाया, वर्षा संधि बनाया, उसमें कहा कि हम तुम्हारे साथ देंगे। तो धीरे धीरे अपने अपने जो कब्जा करने लगा। फिर उसमें से कुछ देश थे जो कि किसी के गुट में नहीं शामिल होना चाहता, वो चाहता कि हम अकेले रहें। जैसे उसमें गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ, जैसे भारत जो है गुटनिरपेक्ष सदस्य है। तो इस तरह क्या हुआ कि दोनों देशों में दुनिया भर में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश की। उन्होंने प्रॉक्सी युद्ध लड़े, जहां उन्होंने अन्य देशों के साथ सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने जासूसी प्रचार का इस्तेमाल किया एक दूसरे को कमजोर करने के लिए।
जासूस वगैरह किया और एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश किया। ठीक है, अब जानते हैं शीत युद्ध का आखिर परिणाम क्या हुआ। ये शीत युद्ध हुआ था, उससे क्या परिणाम हुआ। शीत युद्ध हुआ तभी गुटनिरपेक्ष का उदय हुआ, क्योंकि शीत युद्ध अगर नहीं होता तो गुट वगैरह नहीं बनता, नहीं सेंटो गुट बनता, नहीं सेटो बनता, नहीं वो आपका नाटो बनता, नहीं वर्सा पैक्ट बनता। तो मतलब क्या हुआ कि शीत युद्ध की वजह से एक कूटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय होता है। तीसरे विश्व युद्ध का टलना, अगर शीत युद्ध नहीं होता तो पता चलता कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। क्यूबा में क्या हुआ, परमाणु वगैरह सारे तैनात कर दिया, परमाणु वगैरह तैनात कर दिया, तो अगर शीत युद्ध नहीं रहता तो वो विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता, बदल जाता। लेकिन शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ, तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाया। ठीक है, उसके बाद सैन्य संगठन और संधियों गठन। ये जो सैन्य संगठन हुआ जिसमें से नाटो हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि सेंटो हो गया, सीटो हो गया, वर्सा पैक्ट हो गया, ये शीत युद्ध की वजह से ये सारा गठन हुआ इसका। परमाणु हथियार की होर, परमाणु हथियार पे जो है होर किया, इस पे जो है बंदी लगाया कि परमाणु हथियार नहीं यूज किया जाएगा। दोनों महाशक्ति परमाणु हथियार के विकास और जमा किया एक दूसरे के साथ कि नहीं तुम परमाणु हथियार का यूज करोगे ना हम यूज करेंगे, जमा कर दिया, उसकी होर लगाया नहीं, उसको मतलब उल्लंघन किया कि नहीं कोई परमाणु हथियार नहीं यूज करेगा। ठीक है, जिससे विश्व को नुकसान होता है, तो परमाणु हथियार की होर लगा। ये सारा जो है शीत युद्ध का जो है परिणाम हुआ, फलस्वरूप ये सारी चीजें देखने को मिला। अब युद्ध के बाद क्या होता है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो पहले ही होती है। हाँ, शीत युद्ध की शुरुआत। अच्छा, ये वाला पॉइंट ऊपर आना चाहिए, फिलहाल उसको छोड़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। जैसे मैंने क्यूबा मिसाइल संकट आपको समझाया, फिर इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझना है ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ध्यान से। ये हमारा यूएसए देख पा रहे हैं आप लोग, यूएसए के बगल में जो ना यहाँ पे बेचारा रहा क्यूबा, जो कि समाजवाद को फॉलो करता था, यानी समाजवाद और साम्यवाद। ये किसका विचारधारा है, ये यूएसएसआर का, यानी सोवियत संघ का विचारधारा है। अब बेचारा यहाँ पे सारा जितना देश है सब पूंजीवाद लोकतंत्र को फॉलो करता है, ये समाजवाद को करता है। अब जो है रूस को, जो सोवियत संघ था, उसको अंदर से खुशी हुई, कह रहे यार क्या बात है, ये अमेरिका के बगल में वहां बगल के हम लोग को फॉलो कर रहा है, चलो इसका सपोर्ट किया जाए। इसको ले लिया, क्यूबा को अपने सपोर्ट में ले लिया और क्यूबा को कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम मेरी हेल्प करो, और क्या कहते हैं हम तुम्हारे परमाणु हथियार से हर चीज से तुमको भर देंगे। क्या किया, क्यूबा में जो है परमाणु वगैरह सारा चीज जो है भेज दिया यूएसएसए। ठीक है, या सॉरी यूएसएसआर, सारा परमाणु वगैरह भेज दिया, यहाँ पे रख दिया। अमेरिका को इसका खबर भी नहीं कि ये समाजवाद को फॉलो करता है, और जो है यूएसएसआर जो है सारे परमाणु हथियार वगैरह सारा जो यहाँ पे भेज दिया है। अमेरिका सोचा कि ये चुपचाप है, ये पीछे से क्या क्या उधर जो है सैनिक वगैरह लोगों को वो भी उधर हथियार वगैरह लगवा दिया। पता ही नहीं, अमेरिका अपने अपने खुश हो रहा है कि हमने अपना सैनिक वगैरह भिजवा दिया, लेकिन पता नहीं कि सारा परमाणु हथियार वगैरह इसका कोना में लगा के रख दिया है। तो इस प्रकार से जब पता चला तो दोनों आपस में डर गए, अरे यार मैं उसको हमला करूंगा मुझे तो इधर से मार देगा, ये सोच रहा हम उधर हमला करेंगे तो मुझे ये मार देगा। इस प्रकार से फिर क्या हुआ, आपसी मतभेद से जो है ये सारे तीसरा विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हुई, यानी तीसरा विश्व युद्ध को जो है दूर किया। नहीं तो अगर ये हमला कर देता, उधर भी हमला हो जाता, तो फिर क्या होता, तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। यही है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पॉइंट को आप लोगों को समझ लेना है। देखो, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है। क्या है, छोटा सा द्वीप, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। ये अमेरिका के करीब होने के बावजूद भी सोवियत संघ से जुड़ा था, और सोवियत संघ उसे वित्त सहायता देता था। वित्तीय सहायता नहीं, आर्थिक सहायता, जो पैसे उसे का जो सहायता होता है। ठीक है, 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, और क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी। ठीक है, इन हथियारों की तैनात से पहली बार अमेरिका के नजदीक निशाने की सीमा आ गया। अब सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग 2 गुने ठिकाने शहर पर हमला कर सकता था। पहले तो नहीं कर सकता था, पहले दूर था। अब सोचा कि हम अपने तरफ से भी हमला करेंगे, उधर भी हमने मिसाइल वगैरह पूरा परमाणु हथियार दे दिया। अब हम जो है 2 गुना जो है ज्यादा, कितना है 2 गुना, ये ना 2 गुना ज्यादा जो हम लोग मतलब ज्यादा जगह पे हम लोग हमला कर सकते हैं। अमेरिका को इसकी खबर बेचारे को 3 हफ्ता बाद पता चली। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने युद्ध छेड़ने से हिचकिचा रहे थे, कैसे युद्ध करें, ये तो हमारे पीछे में, हमारे पीठ के पीछे लग गया है। अमेरिका ने अपने जंगी बैरकों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज को रोका जाए। ठीक है, जंगी बैरक को आगे कर दिया, और क्यूबा की तरफ जो पार्सल वगैरह हो रहा था, परमाणु वगैरह होते रहा था ना, तो उसको रोका जाए।
इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई, लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यही वो बिंदु था जिसमें युद्ध जो है शुरू हो सकती थी, लेकिन फिर आपसी मतभेद की वजह से युद्ध जो है नहीं हो पाया। इसलिए क्यूबा को कौन से बिंदु कहते हैं? शीत युद्ध का, सॉरी मतलब युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का चरम बिंदु, क्योंकि यहीं से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। कहा था क्योंकि पहली बार दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आई थी, और इससे पहले जो है कमजोर वगैरह थे, मतलब कमजोर वगैरह जो भी देश वगैरह थे वो लोग लड़ते थे, लेकिन इस बार जो दोनों के पास पता चल गया था कि दोनों एक महाशक्ति है, और इस तरह विश्व को नुकसान हो सकता था, और ये तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। ठीक है, ये रहा क्यूबा मिसाइल संकट का ये परिणाम, मतलब परिणाम कहते हैं, यानी ये रहा क्यूबा मिसाइल संकट का बारे में। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता। उसमें मुख्य नेता थे, क्यूबा से थे फिदेल, सोवियत संघ से थे निकिता खुर्चेव, अमेरिका से थे जॉन ऑफ कैनेडी। ठीक है, ये तीनों नेता को आप लोग को याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। आगे हम लोग देख लेते हैं द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत कैसे होती है। द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत, जैसे मैंने आप लोग बताया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और पता चलता है कि पहले तो एक शक्ति था, लेकिन अब दो शक्ति, क्योंकि अमेरिका ने हमला कर दिया था जापान पे, पता चल गया कि अमेरिका भी काफी पावरफुल है, और इस प्रकार से द्विध्रुवीय की शुरुआत हुई। काफी इजी है, वैसे देख पा रहे आप लोग, दोनों बड़ी शक्तियां चाहते थे कि वह अपने प्रभाव को विश्व में अलग अलग हिस्सों पर बढ़ा सके। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ दोनों अलग अलग गुटों में बढ़ दिया गया। इसे द्विध्रुवीय विश्व बने या फिर द्विध्रुवीय विश्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक था पूर्वी यूरोप और एक था पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप में अधिकांश देश सोवियत संघ में शामिल हो गए थे, जिसको हम लोग दूसरी दुनिया भी कहते हैं। इस संगठन में पूर्वी गठबंधन कहा गया ऐसे देशों जैसे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी एंड बुल्गारिया, रोमानिया, ये शामिल थे। ये सारे यूएसएसआर में शामिल थे। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में थे आपके, जिसको पहली दुनिया कहते हैं, इसमें शामिल थे आपके ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। ये सारे जो है पश्चिमी यूरोप में शामिल थे। ठीक है, ये दो गुट रहा था शीत युद्ध का। ठीक है, जिस प्रकार से दो गुट था द्वितीय विश्व युद्ध का, उसी प्रकार ये दो गुट था शीत युद्ध का। दोनों महाशक्तियां आपस में थी, इसके साथ साथ इन लोग के सहयोगी भी थे। उसके बाद ये नाटो की शुरुआत हुई। मैंने आपको समझाया था नाटो कैसे शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है यूएसएसआर जो है कब्जा करते जा रहे थे, तो वो सारे जो है द्वितीय विश्व युद्ध से जो है मतलब आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, और लोगों ने एक मतलब उन सारे उत्तरी अमेरिका लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग किया, और मीटिंग से एक गुट का निर्माण किया नाटो 1949 में। कहा कि हम लोग 12 सदस्य मिलते हैं, इसमें से किसी भी देश को कोई हमला करेगा तो हम लोग सबको जो उसको बचाएंगे। ठीक है, बाकी अभी जो करंट में 31 उसमें देश हो गए। तो नाटो के बारे में क्या मतलब लिखना है आप लोगों को, पश्चिमी गठबंधन में अपने आप को एक संगठन के रूप में स्थापित किया कब, 4 अप्रैल 1949 को, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी शुरुआत जिसमें 12 देश जो है सम्मिलित थे नाटो में। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम आपको बताया। इस संगठन की घोषणा की अगर उत्तरी अमेरिका, यूरोप किसी भी देश पर हमला होता तो संगठन में शामिल सभी देश उसे हमला मानेंगे, और नाटो में शामिल हर देश दूसरे में मदद करेंगे। कोई भी देश पे अगर हमला होगा तो वो मानेंगे हमारे देश में हमला हो रहा है, हम सभी को मिलकर उस पर हमला करना है। यही उसका उद्देश्य था, यही उसका काम था नाटो का। ठीक है, उसी प्रकार जो है वर्षा संधि बनता है किसके तरफ से, सोवियत संघ की तरफ से। इस प्रकार उधर नाटो बना, सेंटो बना, तो रूस को भी लगा कि हम लोग को भी कोई ऐसा पैक्ट बनना चाहिए ताकि हम लोग भी लोगों को अपने साथ में जोड़ें। तो क्या बना, वर्षा संधि जो बनाया। वर्षा संधि एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना 14 मई 1955 को हुआ था, को सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 अन्य साम्राज्यवादी देशों द्वारा पोलैंड के वर्षा शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि नाटो का मुकाबला करना। किसका मुकाबला करना, जो नाटो बना था उसी के विपरीत बना था वर्षा संधि यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, और शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव क्षेत्रों को बनाए रखना। शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत प्रभाव क्षेत्र है ना, सोवियत के प्रभाव जो भी क्षेत्र है उस पर सुरक्षा बनाए रखना, उस पर किसी भी तरह की आंच या नुकसान ना आना, उसको अपने सहायता देना। ठीक है, ये था वर्षा पैक्ट यूएसएसआर की तरफ से। जिस प्रकार नाटो था उत्तरी अमेरिका वो लोग 12 देश मिलकर बनाया था, उसी प्रकार यूएसएसआर वर्षा संधि बनाया था। फिर जो है इधर और भी कुछ पैक्ट बने, आप लोग को याद रखना है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये मैप देख रहे हैं आप लोग,
ये है वर्सा पैक्ट, जो ये वाला रेड दिख रहा है आप लोग को, ये है वर्सा पैक्ट। ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पे दिया हुआ सारा मैप में, ये है नाटो, ये है नाटो के देश, ठीक है। उसके बाद ये यूएसएसआर से अलग है, ये जो है ये यूएसएसआर में शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख रहे हैं एरिया आप लोग को दिख पा रहे होंगे, ये थोड़ा जो है हल्का पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये जो है यूएसएसआर, रेड वाला तो आपका सोवियत संघ है, ठीक है। ये सोवियत संघ का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ चीजें दिए गए, लेकिन आप लोग याद रखना है ये नाटो का है, ये आपका किसका है, ये यूएसएसआर का है, यानी सोवियत संघ का है। यानी आपका जो भी सोवियत संघ के देश है, ये सारे सोवियत संघ के देश है। इसमें नाटो के जितने देश है, ये नाटो के देश है। तो ये इस प्रकार से ये मैप में आप लोग को दिखाया गया है सोवियत संघ और नाटो के सारे देश को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं साम्यवाद शासन सीटों को, सीटो और सेंटो, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं सीटो को। सीटो दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को मनीला में हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर 1954 को सीटो की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? नाटो के सहयोगी देश यानी अमेरिका के द्वारा स्थापना किया गया था सीटो को। और सीटो में जितने भी देश थे उन लोग को लालच दिया गया था कि तुम हमारे साथ रहो, हमारे से मतलब आपको काफी हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। और सीटो में कुछ देश शामिल हुआ। इसकी स्थापना 1954 को भी थी और ये जापान के साइड में था, उधर से रूस को कब्जा करने के लिए सीटो की स्थापना होता है 1954 को। फिर इसमें देश कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे जो है संस्थापक देश है किसके? सीटो के। अब हम लोग को जो अगला एक पढ़ना है सेंटो। सेंटो जो कि बीच में था, मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये है आपका सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। इधर से लगा आपका सीटो, एसईटीओ, ठीक है। और ये जो है इधर से लगा था नाटो, NATO, ठीक है। और ये जो सेंटो है, ये सेंटो बीच में, सेंटर नाम ही है इसका, सेंटो, ठीक है। यानी इधर से कब्जा किया यूएसएसआर को, इधर से जो घेरा, इधर से घेरा, तो ये तीन तरह से घेरा, इसलिए इसका नाम इधर से है, तो ये सीटो हो गया, बीच में सेंट्रल में सेंटो हो गया, ये नाटो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों जो गठ थे वो किसके थे? अमेरिका के थे, याद रखना। बाकी एक ही जो है गुट थे वो किसके थे? सोवियत संघ के, वो था वर्सा पैक्ट। तो सेंटो में क्या आता है, जिससे पहले मेंटो, यानी पहले इसको जो है मध्य पूर्व संधि संगठन के नाम से जाना था, जो कि बगदाद संधि के नाम से भी इसको जाना गया था। एक सैन्य संगठन था जो कि 24 फरवरी 1955 को बनाया गया था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार का मुकाबला करना। जो सोवियत संघ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लोगों को कब्जा कर रहा था, देशों को, उसको जो है मुकाबला करना, उसको रोकना और मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिर बनाए रखना, किसका? सेंटो का। तो ये तीनों गुट जो है एक तरह का थे। फिर इसके मतलब एंड भी हो गया था, एंड मैंने यहाँ पे दे दिया, आप लोग को देख पा रहे, ये 1977 में एंड हो गया था। कौन? सेटो, ठीक है। सीटो है ना, सीटो लास्ट वाला इधर जापान के पास वाला, ये 1977 को एंड हुआ। और जो बीच वाला था सेंटो, ये मैं भी कंफ्यूज हो तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इस लोग को ध्यान से रखना है। 1979 को सेंटो जो कि बीच में था, याद रखना, सी से सेंट्रल यानी बीच, और सी से सेंटो, ये बीच वाला था। नाटो सबसे उधर वाला जो ऊपर में था अमेरिका के पास में, और जो जापान के पास था वो था सीटो, ठीक है, जापान के बगल में। तो ये तीन जो है गुट थे अमेरिका के। तो सीटो की जो है एंडिंग हुए थे 1977 को, सेंटो जो बीच वाला था उसको 1979 को एंड हुआ। ये दोनों जो है गुट जो है समाप्त हो गया, काम नहीं चला, बट नाटो जो है रह गया। नाटो क्या हो गया? रह गया वो, ठीक है। और अभी तक है, इसमें भी टोटल 31 देश बना है, ठीक है। अभी हाल ही में एक नया देश शायद पोलैंड उसमें जुड़ा है। बाकी जो वर्सा पैक्ट है वो भी खत्म हो गया 1991 में, जो ये टूट गया वर्सा पैक्ट भी खत्म हो गया, बट एक ही सफल नाटो वो जो है अभी तक रह गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग आते हैं गुट निरपेक्षता। जैसे मैंने आपको समझाया, ये सब अलग अलग गुट में जो क्या था, युद्ध चल रहा था कि किसके गुट में कौन शामिल होगा, सेटो में, सेंटो में, कहाँ शामिल होना नहीं होना है। उसी बीच में आया एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की उदय होती है, जिसमें कहता है कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें अपने आप रहना, आजाद साथ रहना है, ठीक है। तो हमारा जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव के बीच एक नया आंदोलन उभरा। यह आंदोलन द्विध्रुव में बढ़ रहा है देशों को अलग अलग विश्व शांति का लक्षण रख रहा था। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइजमेंट या अलाइज
मेंबर या कुछ ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग गुटनिरपेक्षता कहते हैं। इसका नाम दिया, इसका उद्देश्य था महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग भी नहीं रहना। इसका मेन उद्देश्य था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं उन सब में हम अलग थलग रहना है, उसमें पार्टिसिपेट भी करना है, लेकिन किसी के गुट में शामिल नहीं होना है। यही था मेन मकसद गुट निरपेक्षता का, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 को होती है, ठीक है। आगे में देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर एक सफल बैठक की। इस बैठक में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। कब बैठक की थी? 1956 को, ठीक है। कौन कौन आप लोग को नाम बता दिए, जैसे जोसेफ ब्रांच टिटो यूगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू भारत से, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, सुकोर्नो इंडोनेशिया से, वामे एनक्रुमा घाना से। ये कुछ प्रमुख नेता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये लोग जो है 1956 में क्या किया, एक गठन किया। गठन के मतलब एक सम्मेलन किया जहां पे बैठ के लोग बातचीत किया इस चीज के बारे में, और फाइनली जो है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें उस टाइम पे 25 सदस्य देश शामिल थे। कब? 1961 में बेलग्रेड में पहला इसका सम्मेलन हुआ था, उसकी स्थापना हुई, और जिसमें 25 देश शामिल थे गुट निरपेक्ष में, ठीक है। गठन कब हुआ? 1961 को इसकी स्थापना हुई, और इन लोग बैठक कब किया था? 1956 को। आप लोग को नेता का नाम मैंने दिखा दिया, ठीक है। भारत के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 2006 में क्यूबा यानी हावड़ा में आयोजित किया गया था। इसमें 166 सदस्य देश थे और 15 परिप्रेक्ष देश थे। उसके बाद पूछता है 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जो कि 2016 में वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। इसमें 120 सदस्य देश है और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे, ठीक है। आगे हम लोग का भारत के लिए गुट निरपेक्षता के लाभ, इसमें भारत में जो है गुट निरपेक्षता को क्या लाभ हुआ इसकी वजह से, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाता है। अगर गुट निरपेक्ष नहीं होता, अगर वो यूएसएसआर के साथ रहता तो वो फैसला नहीं ले पाता, उसके कब्जे में रहता, ठीक है। तो पहला लाभ क्या हुआ कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले पे अपना कदम ले सकता है, एक फैसला ले सकता है, ऐसा फैसले जो भारत के हित में हो, न कि किसी महाशक्तियां के हित में हो। ऐसा फैसला जो भारत अपने बारे में सोचे, किसी और को नहीं देना है, ना किसी में शामिल होना, ना किसी का सपोर्ट बनना, ना किसी से सपोर्ट चाहिए। हमें आजाद चाहिए, हम जो फैसला रहे अंतर्राष्ट्रीय मामला में हमें वो मिलना चाहिए, ठीक है। पहला फायदा ये हुआ। गुट निरपेक्षता से भारत को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि यदि कोई एक महाशक्तियां उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरे और जा सकता है। यानी इससे ये भी हो गया, अगर दो महाशक्तियां उनमें से कोई इसके खिलाफ जाएगा तो इसको अधिकार है, ये दूसरे पे भी ज्वाइन हो सकता है, किसी पे भी ये जा सकता है। यानी इसको कोई भी पकड़ के नहीं सकता कि तुम जिसके साथ रहोगे उसी के साथ रहो। तो गुट निरपेक्षता ये भी लाभ हुआ कि कोई अगर इसके खिलाफ हुआ तो किसी दूसरे को साथ मिल करके भी उसके खिलाफ हो सकता है। इस तरह कोई भारत पर दबाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि जानता हम अगर इसके खिलाफ होंगे तो उसके साथ चले जाएगा, वो सोचता है हम इसके खिलाफ जाएंगे तो वो उसके साथ चले जाएगा। तो इस तरह गुट निरपेक्षता ये सारे फायदा हुआ भारत को, ठीक है। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना, इसमें कुछ आलोचना भी की, कुछ लोग इसकी कमियां भी निकाले। क्या है आलोचना, उसको भी ध्यान से देखिए। कुछ लोग का मानना है कि भारत गुट निरपेक्ष की नीति निराधार है। उनका कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने में बचता है। यानी कहना है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे फैसला नहीं लेना चाहता है, वो डरता है, इसलिए वो गुट निरपेक्ष अपनाया, गुट निरपेक्ष का साथ दिया, ठीक है। और अपने हितों को प्राथमिकता देता है, यानी अपने ही लिए ही सोचता है। ये कुछ आलोचना की है। कुछ लोगों का ये भी विचार है कि भारत व्यवहार स्थिर नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत ने 1971 में हुई युद्ध सोवियत संघ से सहायता मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को माना जाता है कि वह सोवियत संघ खेमे में शामिल हो गया था, लेकिन वास्तव में भारत ने सिर्फ सहायता मांगी थी और सोवियत संघ हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। इसका मतलब ये है कि 1971 में जब युद्ध हुआ था तो भारत ने सोवियत संघ से, यूएसएसआर से मदद मांगी थी। तो लोगों का कहना है कि जब तुम गुट निरपेक्षता है तो तुम उसके साथ क्यों गया सोवियत संघ के? तो भारत का कहना है कि हम लोग उसके साथ नहीं गए, सिर्फ एक मदद मांगे, हमने उसके गुट में शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों का आलोचना किया गया है, ठीक है। तो ये है गुट निरपेक्षता की आलोचना।
निष्कर्ष ये मिलता है गुटनिरपेक्ष ने भारत की शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र और गैर संरक्षित रहने में मदद की। हालांकि इस नीति की आलोचना भी हुई है, लोगों ने इसको बुरा भला भी कहा है, लोगों का कहना का काम है, बट उन लोग हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा सब चीज को। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन कम प्रासंगिक हो आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन कम प्रासंगिक हो गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो हम लोग का है इसको पढ़ लेते हैं, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और शस्त्र नियंत्रण संधियां, यानी जो हथियार वगैरह उन सब पे नियंत्रण लगाने की जो कुछ संधियां हुई है उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ रही है ना, पहले मैंने आप लोग को समझा दिया, एक बार में समझ में नहीं आ रही तो दोबारा आप लोग वीडियो को देखेंगे, क्लास को दोबारा आप लोग अटेंड करेंगे, पूरी तरह सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार में ऐसा नहीं सोचेंगे मुझे एक बार में पूरा समझ जा रहा है, तो इसलिए आप लोग को दोबारा देखना अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो, ठीक है। देखो, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं NIEO, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कई देश अल्प विकसित देश थे। जो भी गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे बहुत सारे ऐसे देश जो कि अल्प विकसित थे, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे। ये देश गरीब थे, उनकी मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीब से निकालना था। उस देश की जो चुनौतियां था, जो जनता है उसको गरीबी से बाहर निकालना, उसके लिए कुछ करना। आर्थिक विकास उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सच्चा स्वतंत्र नहीं हो सकता है, सच्चा आजाद नहीं हो सकता जब तक उसके पास विकास, उसके खाने पीने की चीजें अच्छे से प्रॉपर, उसके चलने के तरीके, मतलब जो उसके बेसिक नीड चाहिए वो जब तक ना हो जाए कोई भी स्वतंत्र नहीं कहलाएगा, नहीं तो गुलामी कहलाएगा। इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो है धारणा का जन्म हुआ 1972 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD ने एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव रखा गया, और ये जो गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत जो देश आए, सब देश जो पूरी तरह से विकसित नहीं था, उसको विकास के लिए कुछ रिपोर्ट तैयार किया गया, ठीक है। उस रिपोर्ट पे क्या क्या दिया गया, तो उस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ है, जैसे अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा, जो भी उसके देश में कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज तेल है, जो भी है उस पर उसी का ही अधिकार होगा, किसी और का नहीं, ठीक है। वे इन संसाधनों का उपयोग अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे वो इस्तेमाल करें, कोई रोक टोक नहीं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, यानी जो पश्चिमी देश है वो पश्चिमी देश के बाजार में जाके अपने चीजें वगैरह बेच सकता है या फिर खरीद सकता है, ठीक है। वे अपने उत्पादनों के पश्चिमी देशों में बेच सकेंगे, पश्चिमी देश द्वारा प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थानों में भूमिका बढ़ा दी गई। ये कुछ जो है इस रिपोर्ट के अनुसार बताए गए, जिससे जो है जो अल्प विकसित देश थे उसको सहायता मिले और वो विकास कर सके, ठीक है। अगला हमारा है शस्त्र नियंत्रण संधियां, जो हथियार वगैरह उसको नियंत्रण में रखना है। तो नियंत्रण में कहा गया कि शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की दौड़ एक गंभीर खतरा बन गई थी। लोग परमाणु हथियार वगैरह से धमकियां देने लगे, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत खतरनाक था, जहां पड़ता था पूरा नष्टो नाबूद कर दिया जाता था। तो इस खतरे को कम करने के लिए कई शस्त्र नियंत्रण संधियां पर हस्ताक्षर किया गया, यानी आगे से जो है परमाणु वगैरह लोग अब यूज नहीं करेंगे। अब जिसके पास जितना है हथियार है उतना में स्टेबल रहे, ना ही कोई परमाणु हथियार कोई बनाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो जितना बना चुका है, बना लिया है, उतना पे रोक है, जो बनाया ठीक है, जो नहीं बनाया आगे से कोई भी हथियार वगैरह नहीं बनाएगा, ठीक है। उस टाइम भारत बना लिया था, आपको पता होगा 1974 में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, जिसमें से एक संधि थे LTBT, जिसको हम कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुआ था। जिसमें से एक संधि हुई थी सामरिक अस्त्र क्या कहते हैं कि परिसीमन वार्ता, ठीक है, 60 याद रखेंगे, जो कि 26 मई 1972 को पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 18 जून 1972 को। इसी प्रकार एक स्टार नाम से हुआ था संधि, जो कि 31 जुलाई 1991 को हुआ था। ये सारे संधि भी थे, ये सारे संधि आपको डेट याद रखना है, ये सारे इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, 12th क्लास के लिए, तो इसलिए आप लोग को सिर्फ याद रखेंगे कौन कौन संधि हुआ था। NPT हुआ था, जो कि आपका जुलाई 1968 को हुआ था, और ये वाला जो संधि इसमें दूसरा हुआ था, जो स्टार्ट संधि हुआ, दूसरा संधि हुआ था 3 जनवरी 1993 को, ठीक है। अब इन संधियों का उद्देश्य क्या था,
तो इन संधियों का उद्देश्य था परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट को देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दे रहे हैं, एक बार शुरू से समझाते आ जा रहे हैं ताकि आपका जो भी डाउट वगैरह है उसको पूरी तरह से हो जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग, सही करें? चलो, तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले शीत युद्ध देख लिया। शीत युद्ध इसका मतलब होता है एक्चुअल में युद्ध नहीं होना, एक तरह का ये बहस, विचारधाराओं की बहस। लोग अपना विचारधारा अलग दे रहे हैं, सोवियत संघ अलग दे रहे हैं, यूएसए अलग दे रहे हैं। दोनों की विचारधारा नहीं मिल रही थी, आपस में युद्ध होने के कगार में था लेकिन युद्ध नहीं हुआ, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध का जो उदय होता है द्वितीय युद्ध के बाद में होता है। द्वितीय युद्ध में बताया आप लोग को दो गुट था, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका रहता है। सोवियत संघ को शक्तिशाली माना जाता है शुरू से, लेकिन जैसे अमेरिका जो है जापान में अपना बम गिराता है, उस टाइम पे आप दो महाशक्ति आ जाती है, एक होता है अमेरिका, एक होता है सोवियत संघ। अमेरिका वो अपने आप को बड़ा मानता है, सोवियत संघ अपने आप को बड़ा मानता है। अब यहाँ पे दोनों जो बड़ा मान रहा है, तो जानते हो कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है। अब दोनों में विवाद हो गया, वही हो गया शीत युद्ध का उदय। द्वितीय समाप्त होने के बाद जब दो मालिक रहेगा एक जगह पे तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप दोनों अपने आप को मालिक कहने लगा। कुछ लोग, कुछ देश जो है इसका सपोर्ट में आ गए, कुछ देश इसका सपोर्ट में आ गए। दोनों की विचारधारा अलग थी। एक कहता है कि हम जो है लोकतंत्र अपनाएंगे, एक कहता है हम समाज साम्यवाद अपनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, इस प्रकार से जो है दोनों विचारधारा में एक मतभेद होता है और शीत युद्ध का जन्म होता है। फिर जो है अमेरिका जो है एक गुट बनाता है नाटो, यहाँ पे कुछ देश मिलकर के, 12 देश मिलकर के 1949 को नाटो की स्थापना करती है। फिर इसके विरुद्ध में ये जो है वर्सा पैक्ट बनाता है 1955 को। ठीक है, फिर 1955 को ही जो ये यहाँ पे जो है सेंटो बनाता है। सेंटो बना करके इधर से जो है इसके फौज में लगा देता है कुछ देश को लेकर के। फिर यहाँ पे 1954 को मनाता है, 1954 को। और यहाँ सीटो बनाते हैं, यहाँ पे सेंटो बनाता है 1955 को। यहाँ से जो है इधर इसका लगा देता है कुछ देश को लेकर के। इस प्रकार से इसका 3 गुट बन जाता है। कुछ दिन के बाद ये दोनों भी खत्म हो जाता है। इसका वर्सा पैक्ट जो था वो भी खत्म हो जाता है, नाटो बच जाता है। इनमें से जो भारत होता है और कुछ देश होता है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता है, अपना गुट निरपेक्ष मतलब गुट निरपेक्षता अपनाता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। फिर गुट निरपेक्षता आंदोलन का उदय होता है। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने देख लिया धुरी राष्ट्र वगैरह सब सारी चीज देख लिया। ठीक है, अमेरिका की आलोचना होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिरा था तो लोगों का कहना होता है कि ये गलत किया। ऐसे ही जापान जो हार मान गया था, फिर कुछ समर्थक भी था कि नहीं सही किया, अगर नहीं किया तो शायद ये युद्ध समाप्त नहीं होती। शीत युद्ध की विचारधारा की लड़ाई थी। बताइए आप लोग को विचारधारा किस बारे में। शीत युद्ध का परिणाम ये भी समझ लिया आप लोगों ने। तो ओवरऑल सारा चीज क्यूबा में सारा संकट आपको बताया जो कि 1961 को हुआ था। 1961 को क्या हुआ था, परमाणु वगैरह हथियार भेजा जा रहा था रूस से यानी सोवियत संघ से। और 1962 में जो है तैनात कर दिया गया था अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने अपना फौज उधर भेज दिया था कि हम तैनात कर रहे हैं सोवियत संघ पे। पता चला कि अमेरिका को पता ही नहीं कि हमारे पीछे से पहले से लगा हुआ है। फिर इस तरह जब युद्ध होने के कगार में था, इसको चरम बिंदु माना गया, तृतीय युद्ध का होने को कगार में था। लेकिन फिर क्या हुआ, नहीं हुआ। आपस में मामला सुलझा करके सोचा कि नहीं दोनों महाशक्तियां हैं, फिर इस तरह किसी की जीत नहीं कि मतलब पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर माना। और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जो है ये इस चीज को रोक लगाई, हथियारों वगैरह पर दोनों एक दूसरे पे कब्जा किया, मतलब उस चीज को शांति बनाया। फिर कुछ दिन के बाद जब कुछ देश थे क्या कहते हैं कि वर्सा पैक्ट में मिले हुए, उन देशों का कहना था कि ये रूस पे ध्यान दे रहा है, सोवियत संघ जो है कि कुछ देश है उन लोग को तो ध्यान दे ही नहीं रहा है, वो अपने पे दे रहा है, तो हम लोग को क्या देगा। तो जो वर्सा पैक्ट के जो देश थे वो अलग हो गए, वो जो है अमेरिका के साथ आने लगे कि हम लोग को जो है राजतंत्र मतलब लोकतंत्र अपनाना है, हम लोग को ऐसे इसमें बंदिश में नहीं रहना है। फिर ये टूट गया, वर्सा पैक्ट टूट गया। फिर जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, बर्लिन की दीवार गिर गई। ये सारी चीजें गिरने के बाद फिर जो है शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, नाटो वगैरह वाले हम लोग देख लिए, वर्षा संधि देख लिए। ठीक है, सेटो सेंटो ये सब देख लिए। उसके बाद ये सारे पीडीएफ आपको इंग्लिश में दी गई है, आप लोग इंग्लिश वाले लैंग्वेज जो भी है समझ लेना, बस आप लोग को इंग्लिश में सारी चीजें एक बार रिव्यू कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट कुछ डेट वगैरह है इसको भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, और पीडीएफ लेकर के आप लोग को इस डेट सारे को याद कर लेना है। वैसे एग्जाम के लिए काफी डेट सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट जो कि आपको आगे में काम आएगा। जैसे 1947 को शुरुआत होती है साम्यवाद रोकने के बारे में, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रेमन का सिद्धांत। 1947 से 52 मार्शल प्लान चलता है। ये मार्शल प्लान क्या होता है, मार्शल प्लान में जो है जो भी देश वगैरह होते हैं ना, जो देश था जो मतलब कब्जा करते था सोवियत संघ,
तो अमेरिका ने जो है कुछ देश को कहा मेरे तरफ आओ, हम तुमको आर्थिक स्थिति दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सेंटो सीटो वगैरह जब देश शामिल हुआ तो वही था, उसमें पैसा आर्थिक स्थिति उसका मतलब सुधारना, उसको खर्च देना, वित्तीय दे मतलब वित्तीय सपोर्ट करना, उसी को कहते हैं मार्शल प्लान। ठीक है, वही था मार्शल प्लान जो कि अमेरिका वगैरह सपोर्ट कर रहा था इसके विरुद्ध में, सोवियत संघ के विरुद्ध में, कि सोवियत संघ की तरफ मतलब साथ मत दो, हमारा साथ दो, उसी को कहते हैं मार्शल प्लान। इसके दौर चला 1927 से 52 में, 19 फिर जो है 54 में बना, 1954 में बना, क्या बना 1954 में बना आपका, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार मैं भी, आप लोग भी कंफ्यूज जाएंगे। 1954 में बना सेटो, ठीक है, 1955 में बना सेंटो, है ना। तो इस प्रकार से फिर बना, जब ये मार्शल ये वाला खत्म हो गया, जब पहले ऐसे वित्तीय पैसा देकर के उन लोगों को अपने पार्ट में लेता था, फिर उसके बाद दोनों को 2 गुट दे दिया। 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन को घेराबंदी की, बर्लिन की घेराबंदी की, अमेरिका और उसके साथियों देश पश्चिम बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी गई थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 53 में क्या कहते हैं कोरियाल युद्ध भी, ठीक है। 1954 में वियतनामी के हाथों दायन बियन क्या कहते हैं फू में फ्रांस की हार हुई, जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। 1954 से 75 में वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप हुआ। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसे सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1961 में क्यूबा में अमेरिका आक्रमण द्वारा जो है क्या कहते हैं प्रायोजित वे ऑफ 200 पिक्स क्या भेजा गया था, वो सब जो परमाणु वगैरह था। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सार्वजनिक हस्तक्षेप हुआ। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन दौरा। 1978 से 79 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 89 में जो अफगानिस्तान से सोवियत संघ का हस्तक्षेप। उसके बाद 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों में विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन किया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और फाइनली 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति भी। तो ये रहा पूरे कालखंड यानी शीत युद्ध के दौरान होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं, ठीक है। एंड उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्लास में जो भी चीज समझाई आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज हो, आप लोग कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इस क्लास में हम लोग ने इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी इसके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे को क्लियर करेंगे। फिर इसका जिससे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।